हेलो गाइस, वेलकम टू निमित्त एकेडमी। निमित्त एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आप सभी को पता है कि हम टेलीग्राम पे इवैल्यूएशन 360 नाम का एक प्रोग्राम चला रहे हैं, जहां पे हम आपको डेली एक क्वेश्चन करने को देते हैं और बोलते हैं कि भाई हमें मॉडल आंसर सेंड कीजिए। फिर हम बच्चों के जो आंसर्स हैं उसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद हम कुछ रिव्यू देते हैं। उस रिव्यू को प्लस जो मॉडल आंसर होता है उसको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, और जो बेस्ट कॉपीज होती है, ठीक है, उनको भी यहाँ पे हम दिखाते हैं। इसी सीरीज में आज हमारा डे 5 है। डे 5 के दिन हमने जो क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द वर्किंग ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन फेडरलिज्म। इसका इंडियन फेडरलिज्म पे क्या इंपैक्ट है, ये आरएस मेंस 2021 का क्वेश्चन है, पेपर 3 में आया हुआ है। और जो ये पूछा गया था ये 5 मार्क्स में पूछा गया था। कितने में? 5 मार्क्स में। अब क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन 5 मार्क में आपको क्या होता है कि वर्ड लिमिट गिवन होती है 50 वर्ड्स। ज्यादा से ज्यादा आप कितना लिख सकते हो? 60 वर्ड लिख सकते हो उसमें, क्योंकि जगह ही नहीं होती, इतनी ही जगह होती है 60 वर्ड्स में लिखने लायक। तो उस आंसर को कैसे हम अप्रोच करेंगे यहाँ पे, तो मैं आपको एक पूरा कंप्लीट, यदि यही क्वेश्चन आपका 10 मार्कर आता है तो आपको कैसे लिखना है वो भी मैं बता दूंगा। उसके अलावा ठीक है, 5 मार्कर में क्या क्या चीज इंक्लूड करनी थी वो चीज हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसका इंट्रोडक्शन सोचना है। चाहे 5 मार्कर हो चाहे 10 मार्कर हो, आपको क्या करना है, इसके इंट्रोडक्शन को सोचना है अच्छे से। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या क्या सोचेंगे हम? तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई जो प्लानिंग कमीशन है, ठीक है, वो कब एस्टेब्लिश हुआ था, नीति आयोग कब एस्टेब्लिश हुआ। ये सिंपल सा हम क्या करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। तो हमें पता है कि भाई प्लानिंग कमीशन कब एस्टेब्लिश हुआ था। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन में डाल देंगे, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ऐड कर देंगे, ठीक है, कि प्लानिंग कमीशन was established, ठीक है, ऑन 15 मार्च 1950। ठीक है, 15 मार्च 1950 को क्या किया गया था, प्लानिंग कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, किस लिए एस्टैब्लिश किया गया था वो लिखने की यहाँ पे नीड नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा हमारे 5 नंबर में हमारी जगह नहीं होगी। यदि 10 मार्कर में आता है तो आप लिखिए प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश ऑन 15 मार्च 1950 विद द एम ऑफ ठीक है, प्लानिंग फॉर मेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, या फिर कैपिटल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी लिख सकते हैं आप। इसको क्या लिख सकते हैं, कैपिटल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, कैपिटल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, ये आएगा। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे कि इसको हमने 2014 में, ठीक है, 2014 में क्या कर दिया, डिफंक्ट कर दिया या बंद कर दिया। ठीक है, कब किया था, 17 अगस्त 2014 को हमने क्या कर दिया, इसको डिफंक्ट कर दिया। 17 अगस्त 2014 को हमने क्या कर दिया, इसको डिफंक्ट कर दिया। ठीक है, और फिर यहां पे लिखोगे आप, ये सब आपका 3 लाइन के अंदर या 2 लाइन के अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है, एंड देन फॉर बेटर एंड बैलेंस प्लानिंग, बेटर एंड बैलेंस्ड प्लानिंग, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी नीति आयोग ऑन 1 जनवरी 2015। ठीक है, कब, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को एस्टैब्लिश किया गया। तो ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, इंट्रो हो जाएगा। अब जैसा कि क्वेश्चन बता रहा था कि भाई क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा था आपको, सिंपल सी बात बोल रहा था कि डिफरेंस क्या होगा। 5 मार्कर आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे लाइन खींचनी है सीधी। ठीक है, लाइन खींचनी है। लाइन खींचने के बाद इसमें दोनों साइड में आपको क्या लिख देना है, एक साइड में आपको लिख देना है यहां पे नीति आयोग, ठीक है, और दूसरी साइड में लिख देना है प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, यहां पे क्या लिख देना, प्लानिंग कमीशन। अब आपको इसमें फोकस क्या करना था, क्वेश्चन में जो फोकस करने वाली बात थी वो सबसे इंपॉर्टेंट यही थी कि ये जो डिफरेंस पूछ रहा है, सिर्फ वर्किंग का डिफरेंस पूछ रहा है। आपको यहां पे डिफरेंस में ना एस्टैब्लिशमेंट लिखना था, ठीक है, ना स्ट्रक्चर लिखना था, कुछ नहीं लिखना था। यहां पे क्या लिखना था कि वर्किंग में डिफरेंस क्या है। ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का यही एक
क्या बोल सकते तरीका है जो आंसर राइटिंग से क्रिएट होता है। जितने आप आंसर राइटिंग करोगे, जितना लिखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि हमें जो पिन पॉइंट है वही डिफरेंस लिखना है। तो डिफरेंस क्या था, जो वर्किंग में डिफरेंस था, पहला देख लेते हैं कि भाई जो नीति आयोग है, ठीक है, नीति आयोग में क्या है कि नीति आयोग को क्या दिया गया है, कोई ऐसा मैंडेट नहीं दिया हुआ है कि वो स्टेट को क्या करें, ऑर्डर दें। ओनली नीति आयोग का काम क्या है, प्लानिंग का है, ठीक है, बिकॉज इट इज एन थिंक टैंक। क्या है, थिंक टैंक और एन एडवाइजरी बॉडी, ठीक है, एडवाइजरी बॉडी, ठीक है। वहीं जो प्लानिंग कमीशन था उसका काम क्या था, प्लानिंग कमीशन का काम क्या था, ये क्या कर सकता था, प्लानिंग तो करता ही था ही, उसके अलावा प्लानिंग के बाद ये स्टेट को क्या कर सकता था, डायरेक्ट भी कर सकता था, स्टेट को पार्टिकुलर किसी फंक्शन के लिए डायरेक्ट भी कर सकता था। तो पहला हमारा डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस हम क्या लिख देंगे कि जो नीति आयोग है, ठीक है, उसमें स्टेट के एग्जीक्यूटिव्स को, ठीक है, जो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल है, जो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल है उसमें स्टेट के एग्जीक्यूटिव को इंक्लूड किया गया है। एग्जीक्यूटिव में कौन, जैसे सीएम या फाइनेंस मिनिस्टर जो भी है, ठीक है, सीएम या उसका रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हैं सीधा सीधा, कि नीति आयोग ने स्टेट्स को इंक्लूड किया है। प्लानिंग कमीशन में ऐसा कुछ नहीं था। प्लानिंग कमीशन में, ठीक है, स्टेट्स को डायरेक्ट इंक्लूड नहीं करते थे। तो किस तरह से इंक्लूड किया जाता था प्लानिंग कमीशन में स्टेट को, तो एक बॉडी थी प्लानिंग की, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये भी 1950 में ही बनी थी। प्लानिंग कमीशन अपनी प्लानिंग बना के रिपोर्ट किसको सबमिट करता था, एनडीसी को सबमिट करता था, और एनडीसी के अंदर आपका सेंटर और स्टेट दोनों होते थे, ठीक है। यहां पे क्या है कि जो प्लानिंग पार्ट है उसी में हमने स्टेट को भी इंक्लूड किया है और सेंटर को भी इंक्लूड किया, ये चीज होगी। दूसरा, आपने एक नाम सुना होगा, टीम इंडिया हब, ठीक है, ये नीति आयोग की दो बॉडीज हैं, एक है टीम इंडिया हब, ठीक है, और एक है नॉलेज इनोवेशन हब, नॉलेज इनोवेशन हब, ठीक है। तो जो नीति आयोग है टीम इंडिया हब में स्टेट से भी लोगों को उठाता है, ठीक है, स्टेट से भी लोगों को उठाता है, जबकि यहां पे क्या था, जो अपना प्लानिंग कमीशन था उसमें ऐसी किसी भी टाइप की बॉडी नहीं थी, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। चौथी चीज यहां पे क्या है कि जो इसमें जितनी भी क्या बोल सकते हैं, जो इसकी ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, जो ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, ठीक है, किसके, नीति आयोग के, वो कौन होते हैं, उसमें वाइस चेयरमैन, सीईओ, ठीक है, एंड अदर मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, ठीक है। इनको अपॉइंट कौन करती है, तो इनको अपॉइंट करने का काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का। किसका काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। नीति आयोग में इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर, नीति आयोग सॉरी प्लानिंग कमीशन में इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता था। प्लानिंग कमीशन में क्या करते थे ये लोग कि यहां पे जो सेक्रेटरियल स्टाफ होता था, जो सेक्रेटरीज होते थे डिफरेंट डिपार्टमेंट के, वहीं से एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरीज को उठा के प्लानिंग डिपार्टमेंट में पोजीशन देते थे, ठीक है। तो वो जो सेक्रेटरी होते थे वही क्या करते थे, जो सेक्रेटरी होते हैं वही यहां पे प्लानिंग का काम करते थे। यहां पे प्लानिंग के लिए पूरा एक अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट किया हुआ है। तो ये हो गया आपका बेसिक डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था वो क्या बोल रहा है आपको, दूसरा पार्ट आपको बोलता है कि इसका इंपैक्ट बताओ भाई, कि इंपैक्ट क्या था इंडियन फेडरलिज्म पे, ठीक है। तो इंडियन फेडरलिज्म क्या है उसके बारे में एक लाइन लिखोगे आप सिंपल सी, कि इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 246 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 246 के अनुसार जो भारतीय फेडरलिज्म है वो किस पे बेस्ड है, डिवीजन ऑफ पावर पे बेस्ड है, ठीक है, शक्तियों के पृथक्करण पे बेस्ड है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, पहला पॉइंट लिखना है सिंपल एक लाइन में, फिर इंपैक्ट बताना है। तो इंपैक्ट में आप क्या बताओगे कि ये दो चीजों का इंपैक्ट करता है। सबसे पहले आप लिखोगे कि नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग इज अ व्हील ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। किसका व्हील है ये, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का व्हील है, ठीक है। कैसे है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का व्हील, तो इसमें आप लिख दोगे कि भाई इसकी जो गवर्निंग काउंसिल होती है उसमें स्टेट के एग्जीक्यूटिव्स को भी इंक्लूड किया जाता है। टीम इंडिया में भी जो स्टेट के एग्जीक्यूटिव हैं या स्टेट के जो ऑफिसर्स हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। दैट्स व्हाई ऑल द प्लानिंग जो नीति आयोग करता है, ठीक है, ऑल द प्लानिंग
इज डन इन द कोलैबोरेशन विद द स्टेट्स। ठीक है, ये आप लिख दोगे किसमें, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में। दूसरा ये किसका व्हील, दूसरा इसमें आएगा कंपिटिटिव फेडरलिज्म। ठीक है, कंपिटिटिव फेडरलिज्म की क्यों बात करते हैं भाई कि कंपिटिटिव फेडरलिज्म नीति आयोग से कैसे आता है, तो नीति आयोग क्या करता है, हर साल कुछ पैरामीटर्स पे रैंकिंग देता है स्टेट्स को। ठीक है, जैसे स्टेट एजुकेशन रिपोर्ट हो गई, इनोवेशन की रिपोर्ट हो गई, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स हो गई, ठीक है, क्लाइमेट की इंडेक्स हो गई, तो उनके बेसिस पे क्या करता है नीति आयोग, स्टेट्स को रैंकिंग देता है। अब रैंकिंग देता है तो उसके साथ साथ जो कमियां हैं, ठीक है, उनको भी बताता है, और जो बेटर क्या बोल सकते हैं वर्किंग है, ठीक है, जो बेटर चीज है उनको भी क्या करता है उस रिपोर्ट में लिखता है। तो उसके बेसिस पे क्या है कि नीति आयोग क्या कर रहा है, स्टेट्स को रैंकिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो दैट्स ए पार्ट ऑफ द कंपिटिटिव फेडरलिज्म। किसका पार्ट हो गया वो, कंपिटिटिव फेडरलिज्म, बिकॉज इट गिव्स रैंकिंग टू द स्टेट्स। सिंपल सा लिखना है, रैंकिंग टू स्टेट्स। ठीक है, तो 2 पॉइंट ये हो जाएंगे आपके। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली 10 मार्कर और 5 मार्कर आंसर्स लिख सकते हैं। अब 10 मार्कर में क्या होगा कि आपको पूरा स्ट्रक्चर मैंने बताया यहाँ पे। 10 मार्कर में आपको डिफरेंस 6 डिफरेंस लिखने पड़ेंगे, यहाँ पे इंपैक्ट में 2-3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, टोटल 9 to 10 पॉइंट हो जाएंगे। 5 मार्कर में उसी रेशियो को कम कर दीजिए, लिखना ऐसा ही है कि एक लाइन में सबसे पहले कब एस्टैब्लिश हुआ वो लिख दिया 5 मार्कर में, देन आफ्टर आपने 3 डिफरेंसेस बता दिए और 2 इंपैक्ट बता दिए, तो आपके 5-6 पॉइंट हो गए। यहां पे क्या होगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे 5 मार्कर और 10 मार्कर में इस क्वेश्चन को एड्रेस करना था। थैंक यू, और आगे के लिए ट्यून्ड रहिए हमारे साथ इवैल्यूएशन 360 पे, जहां पे आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलता है आंसर राइटिंग से रिलेटेड। तो मैं यहीं एंड करता हूं। थैंक यू वेरी मच।